वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। इससे पहले हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर और सिंपल कीनसियन मल्टीप्लायर यानी जो 2 सेक्टर मॉडल का था, इनकम मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कंप्लीटली। देखिए, अब तक जो मैं बात कर रहा था ना, उसमें मैंने अभी तक मैथमेटिक्स का कहीं यूज़ नहीं किया, यानी मैंने जो 12th लेवल की मैथमेटिक्स थी उसको यूज़ नहीं किया ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। लेकिन आज से इस वीडियो के माध्यम से, अब इस वीडियो से आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं क्या करूंगा, आपके लेवल को मैं बढ़ाने की कोशिश करूंगा। यानी मैं सीधे वो 12th लेवल की मैथमेटिक्स को यूज़ करूंगा जहां उसका एप्लीकेशन हुआ है। अभी मैं दिखाता हूं कैसे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको मैंने क्या नहीं बताया कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक, उन शब्द का मैंने नाम ही नहीं लिया। जैसे डिफरेंशिएशन शब्द मैंने पिछले 2 वीडियोज़ में कहीं नाम ही नहीं लिया ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो। मैंने उनके जगह पर एक चेंज का, केवल मैंने कहा चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, केवल इतना किया। मैंने डिफरेंशिएशन का नाम नहीं लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस अभी अगर कंफ्यूजन हो जाएगी तो हो सकता है आगे तक ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अगर आगे मैंने बताया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो अभी से मैं बताते चलूंगा, आपका थोड़ा लेवल ऊपर करते हुए अब चलूंगा। लेकिन उससे पहले एक यूट्यूबर की पूरी लाइन बोल दूं, जिसको मैं वीडियोस बनाने से पहले 2-4 बार रट्टाफिकेशन होता है, मैं उसको रटता हूं। तो लाइन देखो क्या है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अनुराग एजुकेशनल एकेडमी पर अगर आप नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उस पर जो ऑल वाला नोटिफिकेशन होता है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके फ़ायदे की है, ठीक है, क्या आप हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, कौन सा टेलीग्राम चैनल, नाम क्या है, सिंपल वही जो चैनल का नाम है अनुराग एजुकेशनल एकेडमी, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक सर्वे के क्लिप्स पड़े हुए हैं, बहुत मतलब काफ़ी कुछ। मैं उसमें क्विज डालता रहता हूँ, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मैं बना के डालता रहता हूँ, उसको आप सॉल्व करिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधे पहले समझते हैं ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे डेप्थ में चलते चलेंगे। देखो, ट्रांसफर पेमेंट में जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, ट्रांसफर पेमेंट और लम सम इन सब के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से समझ लो। जब कोई गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, ठीक है, जब कोई गवर्नमेंट नागरिकों को बिना उनसे कुछ लिए, बदले में बिना उनसे कुछ लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जब चीज़ों को देती है, उसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है, सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है, हर तरह की सब्सिडी। और इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट को, एक मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था आपको कि इसे निगेटिव टैक्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, निगेटिव टैक्सेस। ये मतलब याद रखने वाली बात है, इसलिए क्योंकि ये बहुत जगह मिलता नहीं कि ये निगेटिव टैक्सेस होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज के रूप में दी जाती है, यानी हमने उनसे कुछ लिया नहीं, उनको हमने एक्चुअली में दिया, तो जो टैक्स उनसे लिया था तो बाद में जब हमने उसे वापस किया तो वो निगेटिव टैक्स के रूप में आ गया। यानी हमने उनसे लिया नहीं, हमने उनको दिया विदाउट टेकिंग एनीथिंग, ठीक है, सब्सिडीज हो गई। या जब आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, जब तो आप उसमें क्या पाएंगे, आप स्टाइपेंड पाएंगे ना। जो जेआरएफ स्टाइपेंड मिलता है वो क्या है, वो एक ट्रांसफर पेमेंट है, ठीक है। ये जो किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, जिसके तहत किसानों को क्या मिल रहा है, 6,000 रुपये मिल रहे हैं, जो शिफ्ट वाइज 2-2 हज़ार रुपये किस्तों में जाती है। वो क्या है, वो एक प्रकार के ट्रांसफर पेमेंट्स है। यानी ट्रांसफर पेमेंट उसे कहेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको प्रोवाइड की जाए। ऐसा नहीं कि सभी को प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो डिप्राइव्ड पर्सन, जिन तक चीज़ें सीधे नहीं पहुंच पाती हैं। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू भी दिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधे आपके, जैसे किसानों को दिया जा रहा है डीबीटी के रूप में, यानी सीधे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जा रहा है बिना उनसे कुछ चीज़ लिए, ठीक है। वो डिप्राइव्ड पर्सन होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर, उन्हें कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। अब मल्टीप्लायर क्या है, ये हम बात समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बता दूं, जब हम 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे थे, थोड़ा सा मतलब यहाँ जितना बताया उसको रोकिए, थोड़ा सा नया दिमाग फिर से स्टार्ट करिए। जब हम 2 सेक्टर मॉडल में, 2 सेक्टर मॉडल यानी कौन सा, केवल यहाँ हाउस होल्ड होंगे और फर्म्स होंगी, ठीक, 2 सेक्टर। जब 2 सेक्टर मॉडल में हम मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, कौन सा मल्टीप्लायर पढ़ा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/1 माइनस बी, ठीक है। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि सर इसमें आपने डेरिवेशन नहीं किया, आपने सीधे इसका फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इसमें मैंने डेरिवेशन किया था, लेकिन इसमें एक शब्द यूज़ नहीं किया था, जिसको मैं अभी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। उस बेसिस पर फिर अभी मैं ट्रांसफर पेमेंट में इसको यूज़ करूंगा, ठीक है। देखो कैसे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था,
हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू, जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं और जो कि एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है तो वो y इज इक्वल टू क्या होता है, y होता है c प्लस आई। अच्छा, C प्लस आई प्लस जी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ 2 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ 3 सेक्टर मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम पढ़ते हैं तो हम 3 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं, ना कि 2 सेक्टर मॉडल की। अच्छा, 2 सेक्टर 3 सेक्टर में आप कंफ्यूज मत होना। 2 सेक्टर यानी जब केवल हाउस होल्ड और फर्म्स होती हैं तो उन्हें 2 सेक्टर मॉडल कहते हैं। 3 सेक्टर मॉडल जब उसमें हाउस होल्ड फर्म्स के साथ साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है तो उसे 3 सेक्टर मॉडल कहते हैं। पिछले वीडियोज में मैंने बताया था इसको। और जब उसमें हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट के साथ साथ फॉरेन सेक्टर भी आ जाए जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जुड़ा है तो उसे 4 सेक्टर मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसे नहीं बताऊंगा आपको, मैं केवल 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर मैं इसको यूज करूंगा। तो 2 सेक्टर मॉडल में जब पढ़ते हैं तो केवल या तो हाउस होल्ड होते हैं जो कि कंजप्शन करते हैं और या तो फर्म्स होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी वाई, और ये बी वाई क्या है, वाई डी होता है, वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, C A प्लस बी वाई। ठीक है, A प्लस बी वाई हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ की A कांस्टेंट है, इस B को क्या करिए, इधर ले आइए, इधर ले आइए, y माइनस बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A, और यहाँ प्लस i तो बचा ही था ना, i बच गया था, ये i पिछली बार भी i रह ही जाता है हर बार, प्लस i। ठीक, y को यहाँ कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस आई। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। अब देखो, पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन शब्द का यूज नहीं किया था। मैंने केवल इतना कहा था कि जब इनकम में अगर हम चेंज का साइन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अभी बताता हूँ आपको कि कैसे मैंने किया था वहाँ पे। y इज इक्वल टू अगर इसको ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस बी प्लस आई अपॉन 1 माइनस बी। अभी आपको लास्ट में समझ में आएगा कि मैं इतना क्यों समझा रहा था। ठीक है, जैसे पिछली बार समझ में आया था कि मैंने इतना सारा समझा दिया, लमसम टैक्स समझा दिया, मैंने डिस्पोजेबल इनकम समझा दिया, उसके बाद उसका कहाँ काम लगता है अभी आपको समझ में आएगा। देखो, टीचिंग करने से पहले आपके मन में टीचिंग का प्लान जरूर होना चाहिए कि मैं क्या समझाऊंगा तब क्या आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं टीचिंग प्लान के थ्रू चलता हूँ, मतलब मैं पहले ये मन में बना रखता हूँ कि आपको मैं पहले क्या बताऊँगा उसके बाद क्या बताऊँगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये 2 सेक्टर के मॉडल की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, उसको आप फिर अभी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर में लगा लेना, क्योंकि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिनका क्लियर है, जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के थे उनको तो ठीक है, वो भी थोड़ा पेशेंस रखें, देखें, ताकि अन्य जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं रहे, जिनको इकोनॉमिक्स भार लगती है, कठिन लगती है, ठीक है, उनको भी आसान लगनी चाहिए। ओके, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का लगभग यूज़ कर रहा हूँ, हिंदी ज़्यादा ही यूज़ कर रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, अब यहाँ y इज इक्वल टू, मैंने पिछले वीडियो में क्या करा था, मैंने कहा था कि इसको अगर चेंज इन इनकम हो जाएगा, और हमने क्या कहा था, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमने क्या कहा कि इसको 0 ले लेते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कांस्टेंट को 0 ही क्यों लेते हैं। ठीक है, 0 क्यों लेते हैं कांस्टेंट को। ठीक, तो यहाँ हमने इसको कांस्टेंट लिया तो 0 हो गया था, और ये क्या हो गया था, और चेंज ले लिया था हमने, चेंज इन इनकम। तो जब चेंज की बात करेंगे तो कांस्टेंट चूंकि चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो कांस्टेंट, इसलिए वो 0 हो गया था। ठीक है, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, इसको एक दूसरे मेथड से क्या ऐसे करते हैं कि डेल्टा जब यहाँ चेंज आया तो क्यों आया, एक शब्द आता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक शब्द आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, देखो क्या करते हैं, अगर आपके पास लिखा है इसमें क्या, डी बाई डी एक्स वाई। ठीक है, यानी x के रिलेटिव में y में कितने चेंजेस आए। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी तो वही मापता है ना, i, कि i के चेंज होने से y में कितना चेंजेस आते हैं, डेल्टा आई लिखा है ना। एक्चुअली एक चीज समझ लो, यहाँ डेल्टा डी और डेवा ये सब एक ही काम करते हैं, चेंजेस को बताते हैं। डेवा ये वाले साइन भी आएंगे जब मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाऊंगा, तो ये बताऊंगा कि डेवा यू और एक्स अपॉन डेवा ये। ठीक है, तब मैं वहां पर यूज करूंगा इसको। यहां समझो, चेंज इन डेल्टा डी और डेवा ये सब क्या करते हैं, ये चेंज को दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर ये डी अपॉन डी एक्स का साइन लगा है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। ठीक है, और अगर सपोज y बराबर 5x प्लस 2 मान लिया हमने। ठीक है, और इसका आपसे किसी ने कह दिया कि डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, किसके रिलेटिव में, मतलब किसके सापेक्ष में करना है आपको, इसको आपको करना है x के सापेक्ष में। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2। अब देखो,
जो d बाई डी एक्स एक्स के सापेक्ष होता है, यानी d बाई डी एक्स का अगर x के साथ करेंगे तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में सिद्ध होता है ये भी, लेकिन हम ये मैं सिद्ध नहीं कराऊंगा। d बाई डी एक्स का अगर x के साथ करेंगे तो ये 1 हो जाता है। अगर d बाई डी एक्स का किसी कांस्टेंट के साथ करें तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, अगर d बाई डी एक्स का x की पावर n के साथ करें तो ये n जो है वो आगे उतर कर चला आता है n, और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ये फॉर्मूले होते हैं, आप इसको लिख लीजिए या याद कर लीजिए अभी के समय, अभी याद कर लीजिए, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, यहाँ जो देखो यहाँ y का हमने i के सापेक्ष यानी i को लेकर, यानी i में चेंजेस को क्या करने से y में कितना चेंज आया, इसलिए हमने इसको क्या किया, i के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दिया। यानी हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने किया dy बाई di, यहाँ हमने क्या किया dy बाई di, यहाँ बाद में इसको हम डेल्टा लिख देंगे। d जो है बहुत सूक्ष्म चेंजेस को मापता है। dy अपॉन di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ अभी कांस्टेंट बचा हुआ है ना, आप सपोज करो d अपॉन डी आई, और ये कांस्टेंट क्या था a अपॉन 1 माइनस बी, ठीक, प्लस ये क्या था d अपॉन डी वाई, सॉरी डी वाई नहीं डी आई i, और ये कांस्टेंट क्या था 1 माइनस बी। तो ये जो अपॉन में 1 माइनस बी ये वापस एज इट इज निकल कर चला आता है बाहर। तो यहाँ क्या हो जाएगा dy अपॉन डी आई इज इक्वल टू, ये चूंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो इसमें चेंजेस कुछ होंगे नहीं, इसलिए, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि d बाई डी एक्स सी इज इक्वल टू 0, यानी जब कांस्टेंट के साथ उसका किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। कांस्टेंट यानी चाहे वहाँ 5 हो, चाहे वहाँ कोई ऐसा नंबर जो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ डी आई अपॉन डी अपॉन डी आई इंटू आई अपॉन 1 माइनस बी का करना है, तो 1 माइनस बी ऐसे ही बाहर निकल आएगा, और d बाई डी आई यानी d बाई डी आई को i के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा d बाई डी एक्स का x के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ d अपॉन डी आई का i के साथ करें तो क्या हो गया 1 हो गया, तो इंटू 1। ठीक, तो यहाँ क्या आ गया dy अपॉन डी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा i इज इक्वल टू 1 माइनस बी। ये क्या आया था 2 सेक्टर मॉडल में मल्टीप्लायर आया था कि नहीं आया था, 2 सेक्टर मॉडल में ये मल्टीप्लायर आया था कि नहीं आया था। यहाँ हमने कितने सिंपल वे में केवल चेंज लेकर और इसको दिखा दिया था ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम में चाह रहा हूँ कि हो, जब आपको प्रॉब्लम होगी तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो जिनका मैथ नहीं रहा होगा उनके लिए बहुत कठिन अभी भी लग रहा होगा। ठीक है, कठिन लग रहा है तो आप केवल ये ध्यान रखो, मतलब आप इतना टेंशन लेना ही नहीं ना इसमें कि हमें दोबारा भी तो पढ़ाऊंगा, तो अभी केवल आप इतना जानो कि ये ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर ये मेथड भी अप्लाई होता है। ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये सब आप थोड़ा सा याद कर लो और थोड़ा सा आप बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन अभी ये जान लो कि डिफ्रेंशिएशन के थ्रू हुआ था। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट पर बढ़े, अभी इसमें भी बताता हूँ आपको, मैं बिना समझाए छोड़ूंगा नहीं आपको। ठीक है, 3 सेक्टर मॉडल की जब बात करें, ट्रांसफर पेमेंट समझ गए आप क्या होता है। अब देखो वही प्रोसेस फिर से करना है हमें, अच्छे से आप इसको समझ लो ना। एक बार अगर आप इसको समझ गए उसके बाद आप इसको भूलेंगे नहीं। मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में आपको, कि जब लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि उसके थ्रू आप कोई भी मल्टीप्लायर हो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए, यानी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये एक भी फॉर्मूले आपको क्या करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा मैं लास्ट में बताऊंगा, जब लास्ट वाला वीडियो आएगा तब। ठीक है, जब बिल्कुल खत्म होने वाला होगा मल्टीप्लायर। देखो ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर होता है, देखो पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था YD यानी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम यानी जो आपका पर्सनल जो आपकी इनकम होती है माइनस जो उसमें से पर्सनल टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो डिस्पोजेबल इनकम होती है। अब सपोज करो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कुछ भी है, ठीक है, टैक्सेस भी माइनस हो गई। अगर आपको ट्रांसफर पेमेंट प्राप्त होता है यानी आपको गवर्नमेंट से पैसा प्राप्त होता है, तो क्या वो डिस्पोजेबल इनकम में जुड़ेगी कि घटेगी। सपोज करो अगर आपको ट्रांसफर पेमेंट प्राप्त होता है गवर्नमेंट के थ्रू, आप डिप्राइव्ड पर्सन है, आपने अपने पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स को माइनस कर दिया, तो ये तो आप जानते हैं ना कि डिस्पोजेबल उसको कहेंगे जो पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दिया जाए। तब क्या हम जो ट्रांसफर पेमेंट होगा उसको इंक्लूड करेंगे अपने डिस्पोजेबल इनकम में या नहीं। जाहिर सी बात इंक्लूड करेंगे, जब हमको गवर्नमेंट फ्री दे रही है, जब हमको गवर्नमेंट फ्री दे रही है तो उसको यूज़ करेंगे, और वो हमारे डिस्पोजेबल इनकम में क्या करेगी,
वो बढ़ोतरी करेगी, यानी वो जुड़ेगी हमारी डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। यानी हमें फ्री पैसा मिल रहा है और उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको खर्च नहीं करोगे या करोगे वो करोगे। वो आपको पैसा दे दिए, सब्सिडी के रूप में आपको प्रोवाइड कर दिया, अब इसको जो भी करो वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। अब सोचो 3 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं हम, 3 सेक्टर मॉडल, ठीक, बता चुका हूँ 3 सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर मॉडल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, AD इज इक्वल टू, यानी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस I प्लस G, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, इसको A लो यहाँ पर, प्लस BYD, ठीक है। BYD होता है ना, इसको यहाँ पर पुट करो। Y इज इक्वल टू क्या होता, ये इसको रखो A प्लस BYD प्लस I प्लस G। देखो अब जब हम ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की बात करें तो हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, ये जो ऊपर बार का चिन्ह लग जाता है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। और A तो कांस्टेंट ऑटोमेटिकली होता ही होता है। अगर यहाँ मैं C0 लिखता, ये C लिखता तो इस पर ये लगाता, लेकिन यहाँ चूंकि A लिखा है तो वो ऑटोमेटिक जो है कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ YD आपने अभी अभी फाइंड किया था कि ये होता है, तो YD की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक। A प्लस B, YD की क्या वैल्यू है, Y माइनस T प्लस TR, ओके, प्लस I बार प्लस G बार। इतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज हुआ है, मैंने कुछ नया नहीं किया। और अभी जो नया करने वाला हूँ वो अब पुराना हो गया आपके लिए, क्योंकि मैंने उसको 2 सेक्टर मॉडल पे लेकर उसको समझा दिया डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं यहाँ अभी इसको अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ आपको चेंजेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब 4 सेक्टर मॉडल में इंपोर्ट मल्टीप्लायर पढ़ोगे आप तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो आप समझे रहोगे कि कैसे चेंज आया, ठीक। कोई पूछ ले तो बताने लायक तो रहो। अब देखो इसको खोल लेना है और कुछ नहीं करना, YA प्लस BY, ये B से Y जाएगा, BT प्लस BTR प्लस I बार प्लस G बार। अब Y वाले इस टर्म को इधर ले आते हैं, Y माइनस BY, ठीक, इज इक्वल टू A प्लस A माइनस BT प्लस BTR प्लस I बार प्लस G बार। एक चीज़ और जानो, यहाँ पे ये जो T है क्या शो कर रहा है, कोई बताएगा मुझे T क्या शो कर रहा है। T यहाँ लमसम टैक्स है, क्या है, लमसम टैक्स। लमसम टैक्स मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, लमसम टैक्स को मैं अगली वीडियो में फिर समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है। देखो इंट्रोडक्शन में या रिकैप में क्यों कराता हूँ, रिकैप में इसलिए कराता हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा श्लोक है, पुस्तकस्था तु विद्या पर हस्तगतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न च विद्या न तद्धनम। यानी पुस्तकस्था तो विद्या, जो आपने नोट्स बनाई है और जिसमें ये मल्टीप्लायर कितने सारे कॉन्सेप्ट लिखी हैं, पुस्तकस्था तो ये विद्या, यानी ये जो विद्या, ये जो नॉलेज है वो बुक में रखी हुई है, यानी बुक में रखी हुई नॉलेज। एंड पर हस्तगतम च धनम, और जो दूसरे को आपने उधार दे दिया है, कार्य काले समुत्पन्ने, जब कभी काम लगेगा, न च विद्या न तद्धनम, ना तो वो विद्या काम आएगी, ना तो वो नॉलेज काम आएगा, और ना ही वह पैसा काम आएगा। जिसको उधार दे दिया आपके समय पर कभी वापस नहीं करेगा। कभी आपने, किसी ने आपसे मल्टीप्लायर या किसी ने कुछ पूछ लिया, आपने रिवाइज किया नहीं है, आपने उसको नोट्स में रख रखा है, तो वो भी काम नहीं आएगा, ठीक। कार्य काले समुत्पन्ने न च विद्या न तद्धनम, न तो आपकी जो नोट्स में लिखी हुई मोटी मोटी जो आपने ग्रंथ बनाकर रख रखी है, अगर रिवीजन नहीं करा है तो ना तो आपके वो नोट्स काम आएगी, और ना ही किसी दूसरे को उधार दिया पैसा कभी आपको समय पे मिलेगा। बहुत अच्छा श्लोक है इसमें, ये फिलहाल उधार पैसा देना मत किसी को, बात खत्म। मतलब ये भी एक, मतलब विद्या रिवीजन तो होता ही होता है, उधार पैसा भी मत देना, वापस नहीं होता है। मैं बहुत फंस गया हूँ इसके चक्कर में, मैं उधार वगैरह नहीं देता हूँ। एक तो वैसी हालत खराब रहती है और उधार मांग लेते हैं ऊपर से। तो समझो y माइनस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी टी प्लस, तो यहाँ जो t की बात कर रहा था ना, t क्या है, लमसम टैक्स है। और लमसम टैक्स क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा ना। तो समझो y को यहाँ कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस बी बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बी टी आर। अब टी आर को हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमने ट्रांसफर पेमेंट ले रखा है ना, टी आर प्लस ए माइनस बी टी बार प्लस आई बार प्लस जी बार। y को उधर लेकर चले जाओ, बी टी आर अपॉन 1 माइनस बी प्लस, इसको अगर हम पूरे को क्या करें, अगर इसको हम बराबर
ए बार कह दें तो कोई दिक्कत होगी? क्यों? क्योंकि सब कांस्टेंट है। क्या है? सब कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट, इसको हम ए बार कह सकते हैं ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? ए बार अपॉन 1 माइनस बी। देखो जो भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था, अब यहाँ वो लागू होगा। अब अगर मैं इसी से जगह सीधे कर देता तो आपको हो सकता है ना समझ में आता। मैंने आपको छोटा ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे वहाँ लागू करके 2 सेक्टर मॉडल में दिखा दिया। अब आपको मैं 3 सेक्टर मॉडल में यहाँ शो करने जा रहा हूँ। देखो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको टी आर के रिलेटिव में हमको टी आर मल्टीप्लायर लेना है ना, टी आर में चेंज करने से इनकम में क्या कितनी गुने की चेंजेस आते हैं हमको ये पता करना है। इसलिए हम टी आर के सापेक्ष क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे सबको। करो डी वाई अपॉन डी टी आर, और डी टी आर करेंगे तो देखो यहां पर क्या है, बी अपॉन 1 माइनस बी डी अपॉन डी टी आर इंटू क्या? टी आर प्लस डी अपॉन डी टी आर। यह मैं कभी लिखता नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप लोग के लिए मैं लिख रहा हूं पूरा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। 1 अपॉन 1 माइनस बी डी अपॉन डी टी आर इंटू ए बार। अब देखो यहां पे डी वाई अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू, देखो यहां पे बी अपॉन 1 माइनस बी, ये इसका कुछ होना नहीं है, ये तो बाहर ही रहेगा, और डी टी आर इंटू टी आर। अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? डी अपॉन डी एक्स का अगर एक्स के साथ किया जाता है तो क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि टी आर का टी आर के साथ हो रहा है। फिर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू डी टी आर का कांस्टेंट के साथ हो रहा है। कांस्टेंट के क्या बताया था मैंने अभी? डी अपॉन डी एक्स का सी के साथ होता है, तो क्या होता है? 0। तो यहाँ 0 आ जाएगा। समझ में आया बात? अब उसके बाद देखो डी वाई अपॉन डी टी आर इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस बी। क्यों? क्योंकि ये तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 से कुछ भी गुणा कर दो वो 0 हो जाता है, ठीक। और यहाँ डी, चूंकि हम अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम पी सी अपॉन 1 माइनस एम पी सी। क्या आ गया आपका? ये आपका आ गया ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर। यानी ट्रांसफर पेमेंट में चेंजेस करने से इनकम में कितने गुने के बदलाव आएगा, कितने टाइम्स में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी, उसे कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर। आई होप आपको सब सही से विजिबल हो रहा होगा। देखो यहाँ डेल्टा वाई। अच्छा एक चीज़ और देखो, चूंकि आप जानते हैं एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम पी एस हो जाएगा। तो आप ये भी तो कर सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी आर इज इक्वल टू एम पी सी अपॉन एम पी एस। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अरे भाई इसको कह सकते हो, लेकिन कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया कि आप इसको मतलब इस फॉर्मूले को मुझे रिवाइज कराना था, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर। और एक चीज़ जान लो, जब ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की बात की जा रही है तो उस समय हम क्या क्या कॉन्स्टेंट मांगते हैं, पहले ये आप समझ लो क्या क्या कॉन्स्टेंट मानते हैं। ये एजम्पशन है। कहाँ लिख दूं मैं इसको? देखो यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा एजम्पशन है। क्या है एजम्पशन? एजम्पशन है कि जब केवल हम ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, इस समय जब हम केवल ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जो हमारा लमसम टैक्स है टी, वो क्या है? वो 0 मान लिया हमने। जो हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स है वो क्या है? वो 0 मान लिया हमने, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा बात बता दे रहा हूँ कि जो टोटल टैक्स होता है हमारा, टोटल टैक्स जो होता है वो क्या होता है? वो होता है लमसम टैक्स प्लस टी वाई, यानी प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स। यानी जितना इनकम आप 10,000 रुपये पार हैं और अगर आपका 10 रुपये उस पर जो टैक्स पड़ता है तो प्रोपोर्शनल इनकम हो गया। यानी आपको 10% ऑफ योर इनकम, यानी आपकी इनकम में 10,000 है, उसका आप 10% पार हैं, तो जो 10% आपके इनकम का है वो होगा प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स, ठीक है। तो वो जो टोटल टैक्स होता है वो फिक्स टैक्स यानी लमसम टैक्स और टी वाई के योग के बराबर होता है, कि सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम इन दोनों को क्या मान लिए हैं? 0 मान लिए। बाद में हम इन्हीं को जब 0 नहीं मानेंगे तब क्या क्या कंडीशन होगी वो हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? लम सम टैक्स मल्टीप्लायर के। उसके अगले वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोपोर्शनल टैक्स मल्टीप्लायर की, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।